हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा कल कहाँ तक हुई थी, तो आई थिंक हम लोग लगभग तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को एंड करने के लास्ट स्टेज में हैं। तो अगर हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं, तो हम कल की वीडियो की अगर बात करते हैं तो हमने जो है आपसे कल चर्चा किया हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई जो है योजनाएं, ठीक है। तो हमने कल योजनाओं के बारे में बात किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया और किस परिस्थिति में उन योजनाओं को लागू करता है और कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि उन अपनी योजनाओं में जो है वो फेल ही साबित होता है, यानी कि उसकी सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं। तो उसकी मुख्य रूप से 5 योजनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनको योजनाओं को डिटेल में पढ़ते पढ़ते 3 दिन लग गया। तो जो मुख्य योजनाएं थीं तो वो कौन कौन सी थीं। पहली थी दोआब में कर वृद्धि, दूसरी थी राजधानी परिवर्तन, तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथी थी कराची अभियान और 5वीं थी खुरासान अभियान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कल कंप्लीट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है उसने जो योजनाएं लागू की थी अपने यहाँ, उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। तो आज हम बच्चों आपसे बात करने वाले हैं कि जो इसने योजनाएं अपने साम्राज्य में लागू की, और इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसने कई सारे लोक कल्याणकारी कार्य भी किए थे अपने जो है जनता के लिए, जैसे कि कन्याओं का विवाह करवाना, विधवाओं को पेंशन देना, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उसने जो है काम किए थे, हिंदुओं के लिए भी किए थे और गैर हिंदुओं के लिए भी किया था। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन्हीं योजनाओं की वजह से और अपनी लोक कल्याणकारी कार्य की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है और उसके तत्कालीन समय में जो है बहुत सारे विद्रोह होते हैं। अपनी इस उदारता की वजह जो है जो इसके विद्रोह थे, तो इसकी उदारता की वजह से ही इसके शासनकाल में जो है विद्रोह होते हैं। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता द्वारा बहुत विस्तृत साम्राज्य प्राप्त किया था। अगर पूरे सल्तनत काल की हम बात करते हैं तो पूरे सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो उसी तरह से अगर इसको बहुत बड़ा साम्राज्य अपने पिता से मिला है, तो उसी तरह से अगर हम पूरे सल्तनत काल की बात करते हैं तो पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर देखने को मिलते हैं तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मिलते हैं। और ये विद्रोह क्यों हो रहे थे, आप इससे बहुत भली भांति से परिचित हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ कार्य ऐसे थे, कुछ उनको हम मूर्खतापूर्ण कहें या फिर सुल्तान की दूरदर्शिता थी, क्या सोच करके इसने ये सारी योजनाओं को लागू किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इसने योजनाएं लागू की, तो कहीं ना कहीं शासक की कमी थी और दूरदर्शिता की कमी थी, जो कि ये अपने द्वारा लागू की गई योजनाओं में सफल नहीं होता है, असफल साबित होता है, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप इसके साम्राज्य में, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो, समस्त चारों तरफ से जो है बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के समय होते हैं, ठीक है। विद्रोहों की अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत काल में, तो सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के समय पर होते हैं। तो अगर हम कुल विद्रोहों की बात करें कि कुल विद्रोह कितने होते हैं, तो कुल विद्रोहों की बात करते हैं तो इसके समय पर कुल विद्रोहों की संख्या होती है 34। कितनी होती है? 34 विद्रोह होते हैं। और सर्वाधिक विद्रोह जो है कहाँ पर होते हैं? दक्षिण में होते हैं। यानी कि टोटल विद्रोह 34 होते हैं। इन 34 विद्रोहों में से सर्वाधिक विद्रोह कहाँ होते हैं? दक्षिण भारत में होते हैं। और दक्षिण भारत में कितने विद्रोह होते हैं अगर संख्या पूछता है, तो दक्षिण भारत में 27 विद्रोह होते हैं। इन
कुल 34 विद्रोहों में से। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम पहले विद्रोह की बात करते हैं कि पहला विद्रोह किसने किया था, तो पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरुशास्प ने किया था, जो कि 1326 ईस्वी में किया था। तो इसके समय का अगर पहला विद्रोह पूछता है कि एमबीटी के समय का सबसे पहला विद्रोह कौन सा था, तो 1326 का बहाउद्दीन का जो है बहाउद्दीन गुरुशास्प का उद्देश्य। ये कब का है, इसी समय, यानी कि हम लगभग जब इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया है, राजधानी परिवर्तन किया है, तब जो है उसी समय बहाउद्दीन गुरुशास्प इसका विद्रोह करता है। ओके, अगर हम अंतिम विद्रोह की बात करें तो अंतिम विद्रोह जो है 1351 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है, तो तगी खां के द्वारा किया गया है। ओके, यहाँ तक कि इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई ना। तो अगर दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह पूछता है किसके समय पर हुए, तो वो जो है एमबीटी के समय पर हुए हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको इससे कोरिलेट करना है कि कि सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ा साम्राज्य एमबीटी का था, एमबीटी के समय पर था, तो सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े सर्वाधिक साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा साम्राज्य भी इसके समय में विद्रोहों का कारण बनता है। ओके, तो अब एक जो है एमबीटी का जो शासन काल है, तो एमबीटी के शासन काल में जो है एक बात देखने को मिलती है कि कहते हैं कि एमबीटी का शासन काल जहां दिल्ली सल्तनत का चरम काल था, यानी चरमोत्कर्ष का काल था, वहीं उसके विघटन का काल भी था। ठीक है, क्या था, विघटन का काल भी था। इसके साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे और ये अपनी योजनाओं में भी असफल हो रहा था। चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे उलेमा वर्ग हो, चारों तरफ से विद्रोह हो रहे थे। तो इससे तंग आकर के इसका एक कथन बहुत प्रचलित है सुल्तान का। ये कहता है, क्या कहता है, एमबीटी जो है बर्नी से कहता है। ये बर्नी कौन है, इसके तत्कालीन समय का एक बहुत बड़ा इतिहासकार है। इससे कहता है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, वह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। क्या कहता है, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, रुग्ण मतलब बीमार हो गया है, वो किसी भी उपचार से ठीक नहीं होता है। और क्या कहता है कि ठीक नहीं होता है, वैद्य अगर सिर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। मेरा उपचार विद्रोहियों और विरोधियों के लिए मेरी तलवार है। ये जो है कमेंट्स कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो अगर पूछता है कि ये किसने कहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो है बर्नी से कहा है। यानी कि इसके समय, और क्यों कहा है कि विद्रोह इतने ज़्यादा हो रहे थे इसके समय पर, जो भी योजनाएं लागू कर रहा था तो योजनाएं भी इसकी असफल हो रही थी। बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा था, इसमें जो है इसका राजस्व पूरा खाली हो गया था, और इस वजह से जो है विद्रोह हो रहे थे। तो इसी वजह से, इन्हीं सारे कारणों से तंग आकर एमबीटी ने बर्नी से ये शब्द कहे थे। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके समय पर कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, कितने विद्रोह हुए हैं। तो अगर हम विद्रोहों की बात करते हैं तो पहला विद्रोह हुआ है बहाउद्दीन गुरुशास्प का विद्रोह। ठीक है, दूसरा विद्रोह कौन सा हुआ है, बहराम आइबा या किशलू खां का विद्रोह दूसरा विद्रोह हुआ है। इस बहराम आइबा या किशलू खां के बारे में कहा जाता है कि ये इसका भाई था, शायद चचेरा भाई था, और इसने विद्रोह किया तो किशलू खां को जो है मार करके इसके मांस को इसके पुत्रों और पत्नी को परोसा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सुल्तान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाता है, और इस बर्बरता की वजह से ये आलोचना का शिकार भी हुआ। बहुत सारे शासकों ने, यानी कि इसके मित्रों तक ने इसकी आलोचना की थी। ओके, इसके बाद में
तीसरा विद्रोह कौन सा होता है, तो कमालपुर का विद्रोह होता है। और चौथा कौन सा होता है, सेहवान का विद्रोह होता है। फिर इसके बाद में बंगाल का विद्रोह होता है। बंगाल का विद्रोह कौन करता है, तो बंगाल का विद्रोह मलिक फखरुद्दीन नामक व्यक्ति करता है। ओके, फिर इसके बाद में माबर या फिर मथुरा का विद्रोह, माबर हो या मथुरा हो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्रोह कौन करता है, तो यहाँ पर एक सैयद एहसान नामक व्यक्ति होता है जो कि इस मथुरा में या माबर में विद्रोह करता है। और होता क्या है कि इस माबर के विद्रोह को शासक स्वयं दबाने के लिए जाता है। तो जब शासक स्वयं दबाने के लिए जाता है, यहाँ पर एक महामारी फैली होती है जो कि प्लेग के नाम से जानी जाती है। इतनी भयंकर महामारी फैली होती है कि इस समय शासक जो है खुद इस महामारी से ग्रसित हो जाता है। और जब शासक यहाँ का विद्रोह दबाने जाता है तो यहाँ की जो सुल्तान की जो सेना होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्लेग महामारी का शिकार हो जाती है और इसकी सेना मारी जाती है, ठीक है। तो ये था माबर और मथुरा का विद्रोह। फिर इसके बाद में आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर की स्थापना इसी के समय पर होती है। तो अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ये 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। इसी के बंदी गृह से हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति छूट करके दक्षिण भारत चले जाते हैं। और जब दक्षिण भारत जाते हैं तो ये जो है, जब दक्षिण भारत जाते हैं तो शासक की असफलता को दिखाने के लिए कि हम आपका विद्रोह कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में विद्रोह कौन सा होता है, वारंगल विद्रोह होता है। तो वारंगल विद्रोह कौन करता है, तो कन्हैया नामक व्यक्ति जो है वारंगल विद्रोह करता है। ओके, फिर इसके बाद में आंध्र विद्रोह, आंध्र में भी विद्रोह होता है। यहाँ पर विद्रोह कौन करता है, तो यहाँ पर पोलाय एवं कप्पाय नामक दो भाइयों ने विद्रोह किया था, जिसको जो है सफलतापूर्वक सुल्तान क्या कर देता है, दमन कर देता है। फिर इसके बाद में सादाह अमीरों का विद्रोह। तो सादाह अमीरों की अगर हम बात करें कि सादाह अमीर लोग कौन थे, तो ये जो है सादाह अमीर लोग ये निम्न मंगोल थे। कौन थे, ये निम्न मंगोल अधिकारी थे जिनको जो है सुल्तान ने अपने दरबार में शरण दे रखी थी। ओके, जिनको जो है क्या किया था, सुल्तान ने जो है शरण दे रखी थी। इन्हीं का एक नेता था इन मंगोलों का, जिसको 100 गांवों की जागीर दे दी जाती है। और वो लालच में आकर के करता क्या है, सुल्तान का विद्रोह कर देता है। लेकिन बाद में जो है सुल्तान क्या करता है, इस विद्रोह को भी दबाने में सफल होता है, कामयाब होता है। ओके, अब इसके बाद में बहमनी राज्य की स्थापना। जिस तरह से सुल्तान के विरोध में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है, उसी तरह से उसी समय पर जो है बहमनी नगर की भी स्थापना हुई है। तो इसी का सम्राट का विरोध करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए इसने जो है दक्षिण भारत में दो राज्य बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना के बाद जो है तगी खां का विद्रोह होता है। तो तगी खां का, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि तगी खां का विद्रोह कब होता है, तो 1351 में होता है। ये जो है शासक यानी सुल्तान के काल का अंतिम विद्रोह होता है। ओके, तो अगर हम तगी खां की बात करें पर्टिकुलर, तो ये तगी खां कौन था, ये जूता बनाने वाला क्या था, कुलीन दास था। ठीक है, ये जूता बनाने वाला कुलीन दास था। सुल्तान जो है इसको अपने दरबार में संरक्षण देता है और महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये तगी खां जो है इसका दास होते हुए भी ये सुल्तान का विद्रोह करता है। ओके, तो जब ये सुल्तान का विद्रोह करता है तो इसका पीछा करते हुए, तगी खां का पीछा करते हुए सुल्तान यानी कि एमबीटी सिंध के थट्टा नामक स्थान पर
पहुंचता है। कहाँ पर? सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर पहुंचता है और यही सुल्तान का अंतिम अभियान होता है, यानी कि अंतिम विद्रोह दबाने का समय होता है। जब ये सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर पहुंच जाता है तो 20 मार्च 1351 को सुल्तान ज्वर से ग्रसित हो जाता है और एटलीस्ट 20 मार्च 1351 को सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अंतिम जो विद्रोह था तो तगी खां का विद्रोह था। इसी के समय, इसी का विद्रोह दबाते समय जो है सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जब सुल्तान की मृत्यु होती है तो एक सूफी संत थे नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। कौन थे? नासिरुद्दीन चिराग देहलवी थे, जो कि इसकी मृत्यु के समय वहाँ पर शिविर में उपस्थित थे। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु के दौरान जो है सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग देहलवी उपस्थित थे, तो वो कौन था? एमबीटी था। या फिर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से घुमा करके पूछ सकता है कि सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग देहलवी दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु के समय जो है वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं वो शासक कौन था? एमबीटी था। ओके, और इसी की मृत्यु के समय एक बहुत महत्वपूर्ण कथन जो है देखने को मिलता है और अक्सर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। वो किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था कि जब शासक की मृत्यु हो जाती है तो इसने कहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्या कहा था? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से जो है क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। क्यों कहा था? क्योंकि इसके कुछ प्रयोग ऐसे थे, योजनाएं ऐसी थी, इसके कार्य ऐसे थे जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो इस वजह से बदायूनी ने इसके विरोध में कहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये थी बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। तो आई होप 5 से 6 लेक्चर लगे, लेकिन A to Z सारे कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। MBT से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से अलग कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सिर्फ आपको इतना जितना हमने मैटर प्रोवाइड कराया है सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़ते रहिए और समय के साथ रिवीजन करते रहिए। मैं इस चीज़ को आपको चैलेंज दे रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज बच्चों हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम आपसे कहना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, अब कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाह रहे हैं कि हम इतिहास का A to Z पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी हमने आपको बना करके दी हुई है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जाकर के विज़िट करें, उसमें सारे चैप्टर्स का जो है कंटेंट पड़ा हुआ है। चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई हैं जो कि आपकी स्टडी में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, स्टडी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। फिरोज शाह तुगलक हमारा जो नया टॉपिक होगा वो फिरोज शाह तुगलक होगा। तो कल हम आपके समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।